कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के छात्रों, आज आपका भाग 2 यानी भूगोल वाले पार्ट से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन नामक अध्याय का अध्ययन किया जाएगा। इस वीडियो में खनिज संसाधन पर प्रकाश डाला जाएगा और इसके अगले वीडियो में ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो खनिज क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। शायद आप जानते होंगे कि पृथ्वी की जो धरातल है, पपड़ी है, वो खनिजों के संगठन से या उनके संघनित होने से ही शैलों का निर्माण हुआ है और शैलों से ही पृथ्वी की पपड़ी बनी हुई है। तो जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो धरातल पर ही पाए जाते हैं, यानी पपड़ी में ही पाए जाते हैं, जिसे खोद कर यानी खानों के माध्यम से निकाला जाता है और परिष्कृत किया जाता है। खनिज में एक परमाणुविक संरचना पाई जाती है, एक समान परमाणुविक संरचना पाई जाती है जो उनकी एक विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करती है। यानी खनिज जो है कुछ ऐसे परमाणुओं के एक निश्चित समान संरचना के कारण एक विशेष खनिज का निर्माण होता है। इस तरह भिन्न भिन्न खनिजों के भिन्न भिन्न परमाणुविक संरचनाएं होती हैं। तो ये तो हुआ खनिज। अब आइए हम खनिज के बारे में विस्तृत। सबसे पहले हम प्रश्न उठता है कि खनिज क्या है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका मतलब खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है। समरूप का मतलब उसके गुण समान होते हैं, उनके तत्वों के गुण समान होते हैं, अर्थात उनकी जो परमाणुविक संरचना होती है वो बिल्कुल समान होती है और इन्हीं गुणों के कारण एक खनिज दूसरे खनिज से भिन्न होते हैं। आइए देखिए, आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं, यानी जो समरूप तत्व हैं जब वो इकट्ठा होते हैं जो उनका यौगिक बनता है वो खनिज बनते हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के कारण खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज की बहुतायता है। ये 2000 खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन भूपपड़ी का जो अधिकतर भाग है लगभग 98% वो मात्र 8 तत्वों से मिलकर के बना है। 8 खनिज ही उसके मुख्य घटक हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उस तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। ये तो उन्हीं का परिणाम है, यानी कोई भी खनिज है तत्व है वो कुछ निश्चित तत्वों का योग है, ये आप जानते हैं, और उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम, यानी भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के कारण ये खनिज बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही खनिजों के विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं, यानी उनके गुणों के आधार पर उनके रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और उनके क्रिस्टलों का बनावट, इन सब के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो देखिए, खनिज के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक धात्विक है, एक अधात्विक है और तीसरा जो है ऊर्जा खनिज है। अब धात्विक खनिज का मतलब है जिसमें धातु का अंश हो, तो इस धातुओं का अंश हो वो धात्विक खनिज है। अब इस धात्विक खनिज के भी 3 रूप पाए जाते हैं। एक होता है लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। अलौह धातु जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, तो तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, इसमें लोहे का अंश नहीं होता है।
तीसरा है बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अब अधात्विक में आ जाइए। अधात्विक खनिज कौन है? जिसमें धातुओं का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म यानी चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, धात्विक और अधात्विक की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, धात्विक खनिज को हम उसको पिघला करके उसको पुनः प्रयोग कर सकते, चाहे जो धातुएं हों, धातुएं गला करके उन्हें पुनः निर्माण में लिया जा सकता है। जबकि अधात्विक जो खनिज होते हैं उनका हम एक बार ही प्रयोग करते हैं या फिर उसको गला करके फिर दोबारा हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। ये मुख्य अंतर है। अब तीसरा है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज की जिस खनिजों से ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और इसके अंतर्गत परमाणुविक जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। अब देखो खनिजों की उपलब्धता, यानी खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हमने बताया था जो खनिज होते हैं वो पृथ्वी की पपड़ी में ही पाए जाते हैं और वहीं से उनको खानों के माध्यम से निकाला जाता है। तो देखें, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। सामान्यतः खनिज जो है अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन अयस्क होता है, यानी खनिज अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क क्या है? किसी भी खनिज का अन्य अवयवों के, यानी उनमें जो अन्य अवयव हैं अशुद्धियों के साथ, उनके अशुद्धियों के मिश्रण और संचयन से जो प्राप्त होता है वो अयस्क होता है। यानी अयस्क क्या होता है? अशुद्ध खनिज होता है। हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें लिखा है अयस्कों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण एवं संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। यानी आपने पढ़ा कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं? धरातल में पाए जाते हैं। और वो किस रूप में पाए जाते हैं? अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क क्या है? अयस्क ये है कि धातुओं के साथ अन्य तत्व भी या अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसे अयस्क कहते हैं। और इस अयस्क को ही शोधन करके धातुएं निकाली जाती हैं। अब अगला है कि किस प्रकार की शैल समूहों में पाए जाते हैं। तो पहला देखिए, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। छोटा जमाव है तो उसे सिरा बोलते हैं, खनिज की सिराएं, और अगर बृहद जमाव है तब उसको परत के रूप में पाए जाते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर के जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक आदि इन सिराओं में पाए जाते हैं। इन सिराओं में वो जो आपने अभी पढ़ा कि ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा है, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वो भी सनस्तर या परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरे श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो कहने का मतलब हमारे पास आग्नेय और कायांतरित चट्टान
अयस्कों की परतों और सिराओं में जो पाया जाता है वो क्या क्या होता है? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। ठीक है। और जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें सिरा तो नहीं, परतों के रूप में खनिज मिलते हैं और उनमें मुख्य आपका कोयला और लौह अयस्क हैं। इसके अलावा इसमें जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब अगर अवसादी शैल है तो उसमें कोयला पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, जिप्सम पाया जाएगा, पोटास पाया जाएगा, नमक पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा। तो आपने अध्ययन किया कि आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल में क्या क्या पाया जाएगा और अवसादी शैल में क्या क्या पाया जाएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। तो धरातली चट्टानों के अपघटन से भी जो है खनिज बनते हैं। चट्टानों में घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है, यानी बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है उस पे क्या होता है, अपरदन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ हट जाते हैं और बॉक्साइट अयस्क रह जाते हैं। और नंबर 4 है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा अपघर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख है। तो पहाड़ों में जो पाया जाता है सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम, तो ये क्या होते हैं कि मलबा के साथ, पानी के साथ बह जाते हैं लेकिन घुलनशील तो होते नहीं हैं, न घिसते हैं। तो ये जो है ज्यों का त्यों बने रहते हैं और उसी निक्षेप के साथ जो है घाटी में निक्षेपित हो जाते हैं और इसी निक्षेप को प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। तो प्लेसर निक्षेप भी आप जान गए। अगला है महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विकसित होने के कारण इनकी आर्थिक सामर्थ्यता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। कहने का मतलब तली में जो है धरातल में वो मैग्नीज मिल जाती। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के लिए खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्न खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं, क्योंकि ये अवसादी चट्टानों बहकर आए हैं तो यहाँ खनिजों का उपस्थिति बिल्कुल नगण्य है। कहाँ? उत्तर के मैदान में। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रहे कि अयस्क में खनिजों का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्प में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि खनिज या खाने वहीं बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से समझ लीजिए कि खाने वहीं बनाई जाती हैं जहां पर अयस्कों में खनिज की मात्रा अधिक होती है। दूसरा कारण है कि अगर वहां खनन की सुविधा
अच्छी है तो वहाँ खाने खोदी जाती है। बाजार है, उसकी मांग है, तो इन सभी फैक्टरों को, इन सभी कारकों को देखते हुए खाने स्थापित की जाती हैं। हर जगह से खनिजों को नहीं निकाला जाता है। जहाँ पर ये सारी परिस्थितियाँ मिलती हैं वहीं पर खाने को दी जाती हैं। अब आइए लौह खनिज। अब आपने उनके बारे में पढ़ लिया, खनिजों के बारे में। अब आइए हम पढ़ते हैं लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। अब लौह खनिज कहाँ से मिलेगा? लौह अयस्क से। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। देखिए, जो मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा 70% होता है और उसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और जो दूसरे नंबर का हेमेटाइट है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, यानी इसका प्रयोग सबसे ज्यादा उद्योगों में किया जाता है, जिसका अधिक मात्रा में उपभोग हुआ है। किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% तक पाया जाता है। अब देखो, ये लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से ये निकाला जाता है। तो सबसे पहला आप पेटी उड़ीसा झारखंड पेटी है। आपको भारत के नक्शे में ध्यान देंगे तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पूर्व में उड़ीसा राज्य है और उसके उत्तर में छत्तीसगढ़ पड़ेगा और उसके उत्तर में का झारखंड पड़ेगा। तो इसी पेटी का यह उल्लेख हो रहा है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सानिध्य झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवामुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। उड़ीसा में कौन किस्म का पाया जाता है? हेमेटाइट। और ये झारखंड में भी हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है जिसका औद्योगिक उपयोग ज्यादा होता है। दूसरी पेटी है दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोमडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं के अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। कहाँ से? ये दूसरी पेटी जो है दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी, जो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। और जो तीसरी पेटी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुखी खाने 100% निर्यात इकाई हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो कर्नाटक के कुद्रेमुख की खाने हैं वहाँ के समस्त लोहे को निर्यात किया जाता है और उनके टुकड़े को, मतलब लौह अयस्क के करदम टुकड़े को पाइपलाइन के माध्यम से मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। अब तीसरा है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, यद्यपि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मागोवा पत्तन से इसका
निर्यात किया जाता है। अब देखिए ये चित्र हमने लिया है, इसमें आप देख लेंगे तो देखो लोहे का निक्षेप देखिए पट्टियों के रूप में दिख रहा है, जहां से निकाला गया है। देख लीजिए सब पट्टी के रूप में दिख रहा है। तो इसी तरह चट्टानें को खोदी जाती हैं और इसकी परतों से लौह अयस्क निकाले जाते हैं। अब देख लीजिए लौह अयस्क का राज्यवाही वितरण। यह आंकड़ा 2016-17 का है। तो देखिए आप उड़ीसा 52% लोहा। तो अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन कहाँ होता है तो वो उड़ीसा में होता है और 52% पूरे भारत का 52% अकेले जो है उड़ीसा उत्पादन करता है। अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ आएगा जो 16% उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक आएगा 14%, चौथे पर झारखंड 11% तथा अन्य स्थानों पर जो छोटी मोटी खुदाई होती है वो 7%। अब देखिए मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन यानी 10 कुंटल यानी 1000 किलो अगर इस्पात बनाना है तो उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। अब देख लिए मैग्नीज का उपयोग भी दे दिया है। एक तो इस्पात बनाने में यानी लोहे को जब मैग्नीज के साथ गलाया जाता है तो एक कठोर लचीला इस्पात का निर्माण होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाओं में और पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 2016-17 के अनुसार इसका वितरण भारत में सबसे अधिक वितरण आपको देखिए मध्य प्रदेश में दिखेगा जो 27% है। मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र दोनों 25-25% मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। कर्नाटक 11%, आंध्र प्रदेश 10%, अन्य 2% में आते हैं। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000-2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहीं से प्राप्त हुआ है। तो 2016-17 के अनुसार तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा उत्पादन था, परंतु यहाँ 2000-2001 में ये उड़ीसा सबसे नंबर 1 पर था, लेकिन अब मध्य प्रदेश इससे आगे निकल गया है। अब आता है देखिए लौह धातुएं, तो देख लिए जिसमें लौह अयस्क और मैग्नीज आ गए, और अलौह खनिज। अलौह खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है उसका अध्ययन कर लेते हैं। भारत में अलौह खनिज की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझे। तो पहले तांबा देख लेते हैं। भारत में तांबे के भंडार एवं उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्ध है यानी मलिएबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में भी किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है, यानी मध्य प्रदेश का बालाघाट की खान जो है सबसे ज्यादा तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का उत्पादन करता है। राजस्थान का जो खेतड़ी खाने हैं वहां से भी तांबा निकाला जाता है। तो ये एक तांबा खान का चित्र है। इसमें देखिए चट्टानों में तांबा मिला हुआ है और ये पूरे चट्टानों को खोद कर ले जा रहे हैं और इसका शोधन करके तांबा अलग किया जाएगा। अब आता बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेप की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता यानी मलिएबिलिटी भी पाई जाती है।
भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारों प्रदेश पर पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 1617 में यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। बॉक्साइट देख लीजिए, उड़ीसा 49%, फिर गुजरात 24%, फिर जो है झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8%, अन्य 2% उत्पादन करते हैं। और ये भी बॉक्साइट का जो एल्यूमिना क्ले है, इसको कलेक्ट किया जा रहा है और इसको शोधित करके एल्युमिनियम बनाया जाएगा। अधात्विक खनिज, जिसमें धातुएं होती ही नहीं है, यानी धातु के गुण नहीं होते, यानी पिघला कर उसे फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उसमें है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। कहने का मतलब अस्तर के रूप में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इनकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं, यानी बहुत पतली जमाव होती है इनका। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विसंवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास, आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण अभ्रक पेटी है। तो अभ्रक के बारे में पढ़ लिया गया। अब देखिए चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज भी कुछ पाए जाते हैं, जिसमें चूना पत्थर है, नमक की चट्टानें हैं, ये सब हैं। तो इसमें हमें चूना पत्थर पढ़ना है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट में बनी चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है और लौह प्रगलन की भट्टियों में भी अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ये जहां लोहा पिघलाया जाता है, यानी लौह अयस्क का प्रगलन होता है, यानी गलाया जाता है, उसमें चूना पत्थर भी डाला जाता है, जो उसमें से अशुद्धियों को निकाल देता है। तो सद्दियाँ ऊपर तैरने लगती हैं और उसको अलग कर लिया जाता है तथा शुद्ध लोहे को अलग कर लिया जाता है। तो आप देखें कि चूना पत्थर किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 21% ये राजस्थान में है, फिर आप 13% अन्य में चले जाएंगे। 11% के साथ मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। 10% छत्तीसगढ़ कर्नाटक है। गुजरात 8%, तमिलनाडु 8%, तेलंगाना 8% उत्पादन करता है। अब देखिए खनन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा कि खानों से कितने प्रकार के खनिजों को निकाला जाता है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि ये एक बहुत जोखिम भरा कार्य होता है और इसका हम कुछ विवरण यहाँ दे रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सोचना या जानना है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छत के गिरने, स्लैब आने, यानी पानी का बहाव आ जाए, पानी निकल आए खानों से, कोयले की खानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अपक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का
प्रदूषण बढ़ता है। तो इसमें आपने देखा कि दो तरह से हानिकारक, एक तो जानमाल की हानि हो सकती है, जोखिम है, और दूसरा है कि ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अब देखो खनिजों के संरक्षण, तो हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों, हम सभी को उद्योग और खनिज की, हम सभी लोगों को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उसके विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। कहने का मतलब साफ साफ ये कह लीजिए कि हम जो है खनिजों पर या खनिजों से निर्मित पदार्थों पर अधिक निर्भर हैं और आवश्यक है हमारे जीवन में। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू पर पड़ी पर 1% है। जिस खनिज संसाधनों के निर्माण व संधारण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उसका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज पदार्थों की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि इनमें वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में इनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ा है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश में अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन में लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता घटती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी वस्तुओं का उपयोग तथा अन्य प्रतिष्ठानों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। तो कहने का मतलब खनिज संरक्षण में आपको क्या बताना है कि देखिए, जो खनिज हैं, जो हमारे बीच खनिज है वो सीमित है, उनकी मात्रा निश्चित है, और जिस तरह अंधाधुन हम उसका प्रयोग कर रहे हैं निश्चित है एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमें विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करना पड़ेगा और खनिजों के रद्दियों को पुनः प्रयोग करके और नई प्रौद्योगिकी से कम धातु मात्रा वाले अयस्कों का भी उपयोग करने की विधि को